हेलो कक्षा 6 के विद्यार्थियों, हम पाठ पढ़ रहे हैं अ, पृथक्करण, ठीक है? पदार्थों का पृथक्करण। हमने देखा कि पदार्थों का पृथक्करण करने की कुछ पद्धतियाँ होती है, कुछ विधियाँ होती है। उसमें हमने पहला देखा था हाथों से चयन करना। दूसरी विधि हम देखेंगे थ्रेसिंग के बारे में। थ्रेसिंग क्या है? तो यहाँ पर खेतों की बात हो रही है, तो आपको अपने दादा-नाना के घर पे अगर खेत हो, तो आपको वहाँ याद करना है कि आपने क्या देखा और क्या किया। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूँ या चावल की सूखी डंडियों के गट्टर देखे होंगे, देखे हैं ना? हाँ, सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। आपको पता है कि जब खेतों में अनाज पक जाता है, ठीक है? तो उसका रंग बदल जाता है और वो सूख जाते हैं। तो जो सूखे हुए अनाज के पौधे होते हैं उसको काट लिया जाता है और उसको छोटे-छोटे गट्ठरों में बांध लिया जाता है, ठीक है? प्रत्येक सूखे पौधे को डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं कि नहीं? सब में डंडे होते हैं, डंडियाँ होती है उसमें छोट अ अ, अनाज पका हुआ और लगा हुआ आता है। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्नकणों की संख्या की कल्पना कीजिए। उन्हें हम हाथों से तो अलग नहीं कर पाएँगे क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। किसान अन्नकणों को सूखे पौधों से इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं, पता है आपको? अगर आप देखते हैं खेतों में, तो आप पाएँगे कि गेहूँ या ज्वार होती है या फिर बाजरा होता है या मकाई होती है, उसको कैसे अलग किया जाता है। तो सूखे पौधों की डंडियों से अनाज कणों अथवा अनाज को करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। तो ये विधि भी आपको याद रखनी है। पहली विधि थी हाथों से बीनना और यहाँ दूसरी विधि है थ्रेसिंग। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी-कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। ठीक है? खलिहानों में अनाज या फिर जो भी कोई दाल वगैरह का जो होता है, उन्हें खलिहानों में डाल दिया जाता है एक जगह पर, उस पर बैल चलाए जाते हैं। तो इस तरह से भी दाने अलग किए जाते हैं, पृथक किए जाते हैं। कभी-कभी है ना, अन्न-कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी अब तो इस्तेमाल होता है ना? कि उसमें डायरेक्ट गेहूँ डालते रहते हैं और इधर गेहूँ निकलते रहते हैं, है ना? देखा है ना आपने? मुझे पता है किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। अब निष्पावन के बारे में हम पढ़ते हैं। जब हम लोग पृथक करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, तो अनाज के दानों में अनाज अनाज की जो पौधे होते हैं ना, उसकी डंडियाँ या फिर धूल, मिट्टी, अ, जो भरे हुए दाने नहीं होते वो पिचके हुए जो दाने होते हैं, तो वो सारे मिले हुए होते हैं। तो ऐसा तो उन्हें तो हम बेचने नहीं जा सकते ना, व्यापारी लेंगे नहीं, हमें भाव भी नहीं देंगे। तो उसके लिए उसको साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन इतने सारे दाने, इतने किलो टन के हिसाब से होते हैं, तो हम उन्हें हाथों से तो बीन नहीं सकेंगे, तो उसके लिए है निष्पावन। निष्पावन में क्या किया जाता है, तो क्या पद्धति उपयोग होती है वो देखने के लिए आप अगर खेत में नहीं रहते हैं, तो आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों को पाउडर का एक मिश्रण बनाइए और यहाँ क्रियाकलाप है यहाँ पर रहने वाले बच्चों के लिए। तो सूखे बुरादे अथवा सूखी पत्तियों और रेत को मिलाना है और फिर उस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र में ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हाथों से तो बिल्कुल नहीं। तो हम इसके लिए क्या करना है? क्या दोनों अवयवों के कणों के अमाप समान है? क्या हस्तचयन का इस अवयव का पृथक करना संभव है? नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। ठीक है, आपको किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाना है और फिर उस मिश्रण को वहाँ से धीरे-धीरे से नीचे डालना है। मिश्रण को प्लेट से अथवा समाचार पत्र पर रखें। जिस प्लेट और समाचार पत्र रखा है उसको पकड़ के हवा में से कंधे की ऊंचाई पर ले जाकर थोड़ा-सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे-धीरे नीचे फिसले। ठीक है? ये क्रियाकलाप आपको करना है तो आप पाएँगे, क्या पाएँगे? क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरता है? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा?
तो जो रेत है वो वज़न में भारी होती है, तो वो यहाँ हमारे नीचे गिरेगी और जो बुरादा है, जो हल्का होता है, तो वो दूर जाके गिरेगा। क्यों? तो पवन उसे उड़ा ले जाता है। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? हाँ। क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? हाँ। नीचे तस्वीर फ़ोटो में आप देखिए, यहाँ पर अनाज जो होता है वो वज़न में भारी होता है, वो वहाँ गिरता है और उसमें रही हुई डंडियाँ जो होती है और जो न बी दूसरे बिना उपयोगी वाले पदार्थ होते हैं वो दूर गिरते हैं। उसको वायु दूर उड़ाकर गिराता है। तो बिना मेहनत के ये दोनों अलग हो गए। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। यहाँ पर निष्पावन कहलाती विधियों को आपको लिखना है, तो ये पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? निष्पावन का उपयोग पवनों और वायु को झोंका द्वारा मिश्रण के भारी अतः हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। यहाँ पर तो पवन की बात हुई है, वरना वो जो किसान होते हैं वो तो बड़ा सा पंखा भी यूज़ करते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक पंखा बड़ा वाला। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। समझ में आ गया? भारी अवयवों को हल्के अन्य कणों भारी अन्य कणों को पृथक करने के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल, ठीक है? आगे देखिए, भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। ये तस्वीर में दिख रहा है। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कोई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। अब चालान अब हम तीसरी विधि देखेंगे पृथक्करण की। चालान। चालान मतलब आपकी मम्मी रोज करती है गेहूं से भूसा निकालने के लिए, गेहूं के आटे से, ठीक है ना? आप भी निकालना आज। तो कभी-कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इनमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी मतलब छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं, ठीक है? और इस तरह से चालते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती है। प्रायः आटे की मिल में गेहूँ को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। वहाँ भी इसी तरह के उपयोग करते हैं। साधारणतया गेहूँ की बोरी को एक तिरछी चलनी पर डाला जाता है। चालान द्वारा पत्थर, डंडियाँ, भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद भी गेहूँ में रह जाता है, ठीक है? उसको दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े-बड़े चालानों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत के कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। तो इस तरह से आपने देखा है ना? कि रेत में से बड़े कंकर और पत्थर कैसे दूर किए जाते हैं। हम लोग देखते रहते हैं, कभी न कहीं मकान बनते हैं, तो वहाँ पर इसी तरह से रेत में से बड़े कंकर और पत्थर को कर दिया जाता है। क्रियाकलाप है 4। कक्षा में एक चालनी तथा थोड़ा-सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धि और पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चावल द्वारा चाक पाउडर तथा आंचल पृथक कर सकते हैं? नहीं। चालन विधि का उपयोग मिश्र के 2 ऐसे अवयवों जिसकी अमाप में अंतर हो, वो पृथक करने में किया जाता है। मतलब उनकी साइज़ में अंतर हो, एक बड़ा हो और एक छोटा हो, तभी हम चालान की पद विधि द्वारा उन्हें अलग कर सकते हैं। एक जैसी जैसे ये गेहूँ है और ये बाजरा है, सॉरी उसी के माप के पत्थर हैं, कंकर हैं, तो हम उसको अलग कर नहीं सकते। उसके लिए एक छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए, तभी हम चालान की प्रक्रिया से उसको पृथक कर सकते हैं। ये याद रखने वाली बात है ना?